नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की बात करते हैं। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई और कई मायनों में ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश भर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर युवा आक्रोश में है, पूरे अलग अलग राज्यों से जो है वो युवा जंतर मंतर पर डटे हुए हैं और लगातार जो है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। फिलहाल इसी बीच जो है वो इस कैबिनेट बैठक को लेकर जो है वो आज दिन भर चर्चा भी रही और नीट पेपर लीक संशोधन बिल को जो है वो आज इस कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। आज संसद में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक को किया गया था और इस संशोधन बिल के जरिए अब पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कड़े प्रावधान करने का फैसला लिया गया और इसमें स्पेशल फास्ट ट्रैक को लीगल बैंकिंग मिलेगी। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट को 3 महीनों में सुनवाई करने और फैसला देने को भी कहा जाएगा, जबकि पेपर लीक मामले में जो भी इसमें दोषी होंगे उन्हें 10 साल की सजा और 10 करोड़ के जुर्माने का भी प्रावधान होगा। पेपर लीक संशोधन विधेयक अगले हफ्ते यानी कि सोमवार को संसद में पेश करेंगे और इससे पहले बीती रात को आपको बता दें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेपर लीक से जुड़े मुद्दों को लेकर छात्रों के साथ ऑनलाइन जो है वो जुड़े थे, जिसमें उन्होंने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों छात्रों, उनके माता पिता के लिए पीड़ादायक है और इसीलिए पेपर लीक से अब तक पिछले 2.5 महीनों में कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी इसमें दोषी होंगे उन्हें पकड़ा गया है और वे जेल में हैं। आपको बता दें तो पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में हो रहे इस आंदोलन की आग हिमाचल तक भी पहुंच चुकी है। प्रदेश के कई शिक्षण संस्थानों से हजारों की संख्या में छात्र दिल्ली में हैं और इसके साथ ही प्रदेश के हर कोने में नीट पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। युवाओं की एक ही मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया जाए। वहीं आज की बात करें तो आज कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक हुई और इसमें सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और सीजेपी की तरफ से सौरभ दास, आशुतोष रांका भी शामिल हुए। ये बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। बैठक के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा कि हमने सरकार के समक्ष 3 मांगे रखी है, उसमें से 2 मांगों पर सहमति बन चुकी है, जिसमें सरकार ने मुआवजा देने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और दर्ज केस वापस लेने पर सहमति जताई है। हालांकि सीजेपी प्रवक्ताओं ने कहा कि हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि 2 घंटे की बातचीत में सीजेपी ने सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगे और परीक्षा प्रणाली में सुधार के 5 सुझाव रखे हैं। सरकार ने इस पर विचार करने के लिए कल तक का समय मांगा है और इससे पहले 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के घर वार्ता हुई थी, जो बेनतीजा रही थी। उधर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने बीती रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ मुलाकात के बाद अपना अनशन तोड़ दिया। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग न मानने पर हजारों की संख्या में छात्र अभी भी जंतर मंतर में डटे हुए हैं। उधर नीट व सीबीएसई परीक्षा से जुड़े विवादों और छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी कल देश भर में जिला स्तर पर कैंडल मार्च और सत्याग्रह करेगी। इस संबंध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सभी प्रदेश कांग्रेस समितियों के अध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं और कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देशानुसार प्रत्येक जिला कांग्रेस कमेटी अपने अपने जिलों में शनिवार शाम व्यापक स्तर पर कैंडल मार्च निकालेगी और ये मार्च महात्मा गांधी या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक जाएगा, जहां छात्रों और युवाओं के समर्थन में सत्याग्रह किया जाएगा। एआईसीसी ने सभी प्रदेश कांग्रेस समितियों से कहा है कि कार्यक्रम में प्रदेश, जिला, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के अलावा पार्टी के सभी प्रकोष्ठों, विभागों और अग्रिम संगठनों के सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए और साथ ही छात्रों, युवाओं, अभिभावकों और नागरिक समाज के अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ने के भी आदेश दिए गए हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण, अनुशासित और प्रभावी ढंग से आयोजित किए जाए। तो कुल मिलाकर जो है वो कल हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस अलग अलग जगहों पर, जिलों में जो है वो कैंडल मार्च निकालेगी और जिस तरीके से अब नीट पेपर लीक मामले का
का आक्रोश जो है वो हर राज्य लेवल पर दिखाई देने लगा है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी शिक्षण संस्थानों पर लगातार जो है वो छात्र संगठन विरोध कर रहे हैं। तो अब ऐसे में अब ये देखना होगा कि इस पर अब आगे क्या केंद्र सरकार कदम उठाती है, और जो एक हम ये कह सकते हैं कि एक दीवार खड़ी हो चुकी है केंद्र सरकार और युवाओं के बीच, ये दीवार कब खत्म होती है और कब जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी इस प्रदर्शन को, बड़े लेवल का जो राजधानी, देश की राजधानी में इस प्रदर्शन को किया जा रहा है, ये कब शांत होता है। फिलहाल हम अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्कूली शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 3 अगस्त को शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में स्कूल शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। ये बैठक स्कूल शिक्षा निदेशालय शिमला में आयोजित होगी, जिसमें प्रदेश के सभी जिला उप निदेशक भाग लेंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार बैठक में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े 12 महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से समीक्षा की जाएगी। सभी जिला उपनिदेशकों को बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के साथ साथ प्रत्येक एजेंडा बिंदु पर अद्यतन जानकारी और एक्शन टेकन रिपोर्ट 30 जुलाई तक निदेशालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। निदेशालय ने सभी शाखा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जिलों से प्राप्त जानकारी को संकलित कर बैठक के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करें। बैठक के दौरान सभी एजेंडा बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक फैसले लिए जाएंगे। बैठक में विभिन्न एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, जिसमें प्रमुख रूप से 27 फरवरी की पिछली बैठक में लिए गए फैसलों की समीक्षा की जाएगी। वहीं बिना शिक्षक और एकल शिक्षक वाले स्कूलों की स्थिति, स्कूल से बाहर बच्चों को मुख्य धारा में लाने की प्रगति और केंद्रीय विद्यालयों की स्थिति, विद्यार्थियों और शिक्षकों की डिजिटल उपस्थिति, श्रीनिवास रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल योजना की प्रगति और स्पोर्ट्स हॉस्टलों में स्टाफ की भर्ती, PDNA 2023 और विभिन्न मदों के तहत स्वीकृत धनराशि के उपयोग की समीक्षा, वर्चुअल कक्षाओं के लिए स्कूल ट्रेनिंग योजना, TGT मेडिकल, नॉन मेडिकल और प्रवक्ताओं के रिक्त पद और यूनिफॉर्म सब्सिडी की DBT पर भी चर्चा संभव है। इसी के साथ अगली खबर की बात करें तो SMC टीचर्स यूनियन ने LDR परीक्षा 2026 में 35% अंक प्राप्त योग्य अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर सरकार से फिर गुहार लगाई है। यूनियन ने सरकार से कहा है कि लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को जल्द न्याय मिलना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर SMC शिक्षकों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी मुलाकात की है। यूनियन के अनुसार राज्य सरकार ने एलिमेंट्री शिक्षा विभाग में कार्यरत SMC शिक्षकों के लिए 1427 पदों पर लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि LDR के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें प्रारंभिक चयन के लिए 45% अंक निर्धारित किए गए थे। वहीं भर्ती अधिसूचना के पेज संख्या 6 के कॉलम में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यदि विज्ञापित पदों की तुलना में पात्र अभ्यर्थियों की संख्या कम रहती है तो बोर्ड आवश्यकता अनुसार चयन का उपयुक्त मापदंड तय करेंगे और उसे अधिसूचित भी किया जाएगा। यूनियन का दावा है कि अब तक 1427 में से केवल 1237 पदों पर ही नियुक्तियां की गई है, जबकि 190 पद अभी भी रिक्त है। इन पदों के लिए 35% अंक प्राप्त अभ्यर्थी पिछले करीब 4 महीने से वेटिंग लिस्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। SMC टीचर्स यूनियन ने सरकार से मांग की है कि भर्ती अधिसूचना के प्रावधानों के अनुरूप 35% अंक प्राप्त सभी पात्र अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट शीघ्र जारी कर रिक्त पदों को भरा जाए। अगली खबर की बात करें तो हाई कोर्ट ने PTA के माध्यम से नियुक्त शिक्षकों को झटका देते हुए उनकी 62 याचिकाएं खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि PTA के तहत की गई प्रारंभिक सेवा अवधि को पेंशन, वरिष्ठता, वेतन वृद्धि या अन्य वित्तीय लाभों के लिए नहीं जोड़ा जा सकता। न्यायालय ने कहा है कि PTA शिक्षक सीधे राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं थे और इसीलिए उनकी प्रारंभिक सेवा को सरकारी सेवा के सम्मान नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने प्रवीण कुमार व अन्य की याचिकाओं पर संयुक्त फैसला सुनाते हुए कहा है कि PTA शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा विभाग के सक्षम प्राधिकरण की ओर से नहीं बल्कि स्कूल स्तर की PTA समितियों ने स्थानीय आवश्यकता के आधार पर की थी। इन शिक्षकों को सरकार सीधे वेतन नहीं देती थी बल्कि PTA समितियां मानदेय देती थी, जिसकी प्रतिपूर्ति सरकार ग्रांट इन एड नीति के तहत करती थी। अदालत ने यह भी उल्लेख किया है कि याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2021 में नियमितीकरण की मांग वाली याचिका दायर की थी,
थी, जिसके बाद उन्हें 1 दिसंबर 2023 से नियमितीकरण का लाभ मिल चुका है और उस समय उन्होंने प्रारंभिक पीटीए सेवा को जोड़ने का दावा नहीं किया था। इसीलिए अब उस अवधि को पेंशन, वरिष्ठता या अन्य वित्तीय लाभों के लिए जोड़ने का कोई आधार नहीं बनता। इसी तरह से अगली खबर की बात करें तो हाईकोर्ट ने जॉब ट्रेनिंग और सीनियर रेजिडेंसी से जुड़े एक मामले में याचिकाकर्ता को राहत देते हुए अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी और राज्य सरकार को परिणाम घोषित करने और काउंसलिंग आयोजित करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने प्रतिवादी यूनिवर्सिटी को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता का परिणाम घोषित कर 25 जुलाई को काउंसलिंग आयोजित की जाए और उसके तुरंत बाद रिक्त पदों की उपलब्धता और कोर्ट के अंतिम आदेशों के अधीन याचिकाकर्ताओं की पसंद के अनुसार पोस्टिंग ऑर्डर जारी किए जाए। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सीनियर रेजिडेंसी पूरा करने के बाद याचिकाकर्ता के जॉब ट्रेनी के रूप में बने रहने के अधिकार पर इस नियुक्ति से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको बता दें तो अदालत ने राज्य सरकार द्वारा काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पूर्व अनुमति की पूर्व शर्त थोपने को प्रथम दृष्टया अनावश्यक, अनुचित पाया है। अदालत के कड़े रुख के बाद राज्य सरकार और संबंधित प्रतिवादियों को जारी काउंसलिंग की प्रक्रिया में आगे बढ़ने से तुरंत रोक दी थी। इसी तरह से अगली खबर की बात करें तो प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम के विरोध में निकाली जा रही प्राथमिक शिक्षा बचाओ पदयात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। 11 जुलाई को कांगड़ा के बनखंडी से शुरू हुई ये पदयात्रा 26 जुलाई को शिमला में संपन्न होगी। समापन के अवसर पर संघ की ओर से शिमला के चौड़ा मैदान में विशाल धरना प्रदर्शन और रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेश भर से बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल होंगे। संघ ने कहा है कि न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम लागू होने से प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग में लंबे समय से बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, जिससे सरकारी स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उन्होंने सरकार से जेबीटी शिक्षकों की लंबित पदोन्नतियां जल्द जारी करने और सभी रिक्त पदों को जल्द भरने की मांग उठाई है। जेबीटी शिक्षकों ने कहा कि कई स्कूलों में पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने के कारण अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला निजी स्कूलों में करवाने को मजबूर है और इसके बाद छात्र संख्या घटने का हवाला देकर सरकारी स्कूलों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है, जो कि प्राथमिक शिक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि इन सभी मुद्दों को लेकर 26 जुलाई को यानी कि रविवार को शिमला के चौड़ा मैदान में प्रदेश भर के प्राथमिक शिक्षक एकजुट होकर सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखेंगे। अगली खबर की बात करें तो टीजीटी आर्ट्स के चयनित अभ्यर्थियों ने सरकार से जल्द ज्वाइनिंग की मांग उठाई है। अंतिम परिणाम घोषित हुए काफी समय बीत चुका है। ऐसे में जरूरी औपचारिकताएं अभी तक पूरी हो चुकी है। टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल की नियुक्तियां पहले ही हो चुकी है, जबकि टीजीटी आर्ट्स की ज्वाइनिंग प्रक्रिया अब भी लंबित है। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से जल्द नियुक्ति की अपील की है। शिक्षा निदेशक से तुरंत नियुक्ति आदेश जारी करने की भी मांग यहां पर उठाई गई है। अगली खबर की बात करें तो हाईकोर्ट ने धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस के निर्माण से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार की सुस्ती पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि आगामी सुनवाई तक आदेशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया तो हिमाचल प्रदेश के शिक्षा सचिव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होना पड़ेगा। और यह आदेश मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश विपिन सिंह नेगी की खंडपीठ ने अतुल भारद्वाज द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया। इससे पहले 2 जून 2026 को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया था कि केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के नॉर्थ कैंपस निर्माण के लिए वन संरक्षण अधिनियम के तहत एक बड़ी राशि जमा की जानी है। ये राशि करीब 30.04 करोड़ रुपए है और इस फंड को जमा करने की मांग पहली बार 26 जुलाई 2023 को ही उठाई गई थी और ये राशि नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रतिपूरक वनीकरण और सीए स्कीम पर 5% आकस्मिक व्यय जैसे विभिन्न घटकों के लिए दी जानी है। जून के आदेश में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ये राशि जमा करने की समय सीमा बताते हुए एक आवश्यक अल्फनामा दायर करने का आदेश दिया था। 22 जुलाई 2026 को हुई नवीनतम सुनवाई में अदालत के सामने आया कि 2 जून के आदेश का पालन अभी तक नहीं किया गया है और अदालत ने इस प्रशासनिक देरी और पिछले आदेशों की अवहेलना पर गंभीर नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने सरकार को कमियों को दूर करने का अंतिम अवसर देते हुए मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को तय की है और कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि तब तक फंड जमा करने की प्रक्रिया अगर पूरी नहीं हुई तो शिक्षा सचिव को खुद कोर्ट रूम में पेश होकर जवाब देना होगा। अगली खबर की बात करें तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने ऐसे सामाजिक
सामाजिक सुरक्षा पेंशनर जिन्होंने अभी तक अपना ई-केवाईसी सत्यापन नहीं किया है, वे संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में 1 माह के भीतर अपनी ई-केवाईसी सत्यापन सुनिश्चित करवाने को कहा गया है। और इस अंतिम अवसर के बाद पेंशन लाभार्थियों द्वारा अपनी ई-केवाईसी सत्यापित नहीं करने की स्थिति में उसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। और यदि किसी असहाय पेंशन भोगी का आधार कार्ड किसी कारण से नहीं बना है या उसे अपडेट करने की आवश्यकता है, तो इस बारे में ये संबंधित जिला कल्याण अधिकारी व तहसील कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। अगली खबर की बात करें जो कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है। विधानसभा चुनाव में बार बार हारी जा रही 14 सीटों पर कांग्रेस सरकार और संगठन ने खास फोकस कर लिया है। इन विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सीधा संवाद कर रहे हैं और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष भी। सीएम सुक्खू ने इसी कड़ी में बीते दिन चौपाल और पच्छाद क्षेत्र से कांग्रेस नेताओं को ओक ओवर बुलाकर उनसे फीडबैक भी लिया और अब अन्य हलकों के लिए भी कार्यकर्ता संवाद का आयोजन होगा। इन विधानसभा सीटों पर भाजपा विधायकों की कमजोरियां तलाशी जा रही है। क्षेत्रीय मुद्दों को उठाते हुए उनकी घेराबंदी की जाएगी और भाजपा विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को भी हथियार बनाया जाएगा। राज्य विधानसभा में भाजपा के पास 28 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 40 है और इसी के साथ भाजपा विधायकों वाली करीब 50% यानी कि 14 सीटों पर कांग्रेस बार बार हार रही है। और ये हलके चुराहा, सुलह, सराज, सरकाघाट, जोगिंदरनगर, नाचन, द्रंग, मंडी सदर, बंजार, हमीरपुर सदर, झंडूता, पांवटा, पच्छाद और चौपाल है। सराज से जयराम ठाकुर छठी बार लगातार विधायक रहे हैं और मुख्यमंत्री कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में उन विधानसभा हलकों के पार्टी कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है जहां कांग्रेस 2 या 2 से ज्यादा बार नहीं जीत पाई और ऐसे हलकों के करीब 50 प्रमुख कार्यकर्ताओं से ये जाना जाएगा कि कांग्रेस किन वजहों से वहां पर चुनाव नहीं जीत पाई है और इन सीटों पर भाजपा के खिलाफ मोर्चेबंदी की जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इन सीटों पर विजय होगी। नाचन से तो विनोद कुमार से पूर्व दिलेराम भी भाजपा विधायक थे। तो फिलहाल जो है वो चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी रणनीति तय कर दी है और जिस तरीके से लगातार सर्वे किया जा रहा है कि आखिर किन सीटों पर लगातार भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है, उन सीटों पर ज्यादा सीएम सुक्खू का यहां पर फोकस है और तमाम ऐसे विधानसभा क्षेत्रों से, जो कि हमने 14 विधानसभा क्षेत्र आपको बताया, इन सभी 14 विधानसभा क्षेत्रों से सीएम सुक्खू जो है वो अलग अलग सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगे और वहां पर जो स्थिति है उस स्थिति को कैसे जो है वो कांग्रेस के फेवर में लाया जा सकता है, इस पर अभी से ही काम करना शुरू कर दिया है। अगली खबर की बात करें तो वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों को नियमित किया गया है। 4 वर्ष का दैनिक वेतनभोगी कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों के नियमितीकरण के आदेश जारी कर दिए हैं। लंबे समय से सफाई मजदूर यूनियन ये मांग उठा रही थी और लगातार प्रयासों के बाद कर्मचारियों को ये लाभ दिया गया है। यूनियन पदाधिकारी और नियमित कर्मचारी आदेश जारी होने के बाद नगर निगम आयुक्त से मिले और उनका आभार भी जताया और नियमितीकरण से कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा के साथ अन्य सरकारी सुविधाओं और लाभों का फायदा भी दिया जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं। मंडी जिले के जोगिंदरनगर में आज सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। कुल्लू से मां सिमसा मंदिर के दर्शन के लिए जा रहा एक परिवार रास्ते में पानी पीने के लिए रुका था और इस दौरान पहाड़ी से अचानक चट्टान गिर गई, जिसके चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई जबकि 7 अन्य लोग घायल हो गए। हादसे में कुल्लू की रामेश्वरी शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। घायल 7 लोगों को स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से तुरंत नागरिक अस्पताल जोगिंदरनगर पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। उधर लाहौल स्पीति के पांगी उदयपुर मार्ग पर आज बड़ा हादसा हुआ। यहां पर एक टाटा सुमो गाड़ी के ऊपर पहाड़ गिरा है। बताया जा रहा है कि टाटा सुमो टैक्सी में कुल 15 लोग सवार थे। गाड़ी में सवार 15 लोगों में से 13 लोगों की मौत होने की सूचना है। मृतकों में 6 महीने का बच्चा भी शामिल है। यह घटना लाहौल घाटी से करीब 60 से 70 किलोमीटर दूर कुडू नाला के पास पेश आई है। जानकारी के अनुसार उदयपुर किलाड़ सड़क मार्ग एक दिन पहले भूस्खलन के कारण बंद हो गया था और इस वजह से टैक्सी में सवार सभी यात्री तिंदी में रुके हुए थे। आज सड़क बहाल होने के बाद वाहन पांगी की ओर रवाना हुआ, लेकिन कुडू नाला के पास अचानक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया पड़ा और टैक्सी उसकी चपेट में आ गई। मलबे से एक व्यक्ति को घायल अवस्था में निकाला गया है। हादसे के बाद गाड़ी के पिछले हिस्से में आग भी लग गई और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल मृतकों की आधिकारिक पहचान की पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार
सभी मृतक पांगी घाटी के निवासी बताए जा रहे हैं। कुल्लू जिला के जयनाला वाटरफॉल में महाराष्ट्र के 22 वर्षीय अजीत की डूबने से मौत हो गई है और ये घटना पिछले कल पार्वती घाटी के जरी क्षेत्र में हुई। अजीत अपने दोस्त श्रेयस जोशी और कुछ अन्य साथियों के साथ कसौल घूमने आया था। वे सभी जयनाला वाटरफॉल देखने गए थे। पहले झरने से दूसरे झरने की ओर जाते समय पहाड़ी चट्टान पर अजीत का पैर फिसल गया और वो तेज बहाव वाले पानी में गिर गया। हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों और स्थानीय ग्रामीणों ने अजीत को बचाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद युवक को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसी तरह से शिमला के महली जुनगा रोड पर बीती रात में भारी लैंडस्लाइड हो गया। इससे 10 से ज्यादा मकानों को खतरा पैदा हो गया। एक मकान को प्रशासन ने एहतियातन खाली करवा दिया है और अन्य घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक व्यक्ति द्वारा कटिंग की वजह से पहाड़ी पर बने मकानों को खतरा पैदा किया गया है। इसी तरह से अगली खबर की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आगामी दिनों के दौरान मानसून पूरी तरह से सक्रिय बना रहेगा। मौसम विभाग ने राज्य में 27 जुलाई से एक बार फिर बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में 27 से 30 जुलाई के बीच अत्यधिक बारिश होगी। 4 दिनों के लिए केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इस दौरान शिमला, कांगड़ा, चंबा, मंडी और सिरमौर में कई स्थानों पर अत्यधिक बारिश होने की जो चेतावनी है वो जारी की गई है। तो फिलहाल मानसून के मौसम में अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। आप दीजिए इजाजत। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।